हेलो, नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो जो 10th क्लास में पास हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनको हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं पिछले 12-13 वर्षों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो 12-13 वर्ष का बायोलॉजी का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो नदवई का रहा है। नदवई में एक संस्था जिसका नाम आपने सुना होगा, एसआर करके एक संस्था है, एसआर कॉलेज, एसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना। तो उस एसआर संस्था में मैंने पढ़ा है स्कूल में। इसके अलावा मैंने खेड़ली शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम सुना होगा, अभी उनकी 99% रही थी, तो वो आपने सुना होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इन स्कूलों में मैंने काम किया है। अब मैं आपके महुआ में एक आपकी बड़ी जानी पहचानी और पुरानी संस्था है जिसका नाम है बजरंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब मैं उनके साथ उस संस्था के साथ जुड़ रहा हूँ और मैं वहाँ बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर आते हैं कि आप सभी बच्चों ने 10th क्लास पास कर ली है ना। तो 10th क्लास पास करने के बाद हमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है सब्जेक्ट को चुनने की। सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको विशेष ध्यान ये देना पड़ेगा कि एक तो क्या है, अपन जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, साइंस में भी 2 ब्रांच होती हैं, मैथ और बायो। तो इनमें क्या करना है आपको कि आप हर सब्जेक्ट के स्कोप के बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त करें और ये जानकारी आपको आपके गुरुजनों से और आपके जो रिश्तेदार होते हैं, पढ़े लिखे, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में जो भी लोग होते हैं, उनसे आप बातचीत करके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने गुरुजनों से भी बात कर सकते हैं इस मैटर में। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कि आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद, जैसे आपने मान लीजिए बायोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया या साइंस में बायो मैथ जो भी लिया है, तो उसमें आपको सबसे बड़ी जो बात आती है वो एक शब्द आ जाता है फाउंडेशन, है ना। फाउंडेशन जो शब्द है, एक तो ये बहुत डरावना शब्द है क्योंकि इस शब्द से ही आपको कई स्कूल वाले, कई लोग डराते हैं, अरे साहब फाउंडेशन ये होता है, अरे साहब फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये, और स्कूल वाले भी फाउंडेशन कराएंगे साहब, अगर फाउंडेशन करते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, फाउंडेशन नहीं करते हो तो इतना देना पड़ेगा। तो ये फाउंडेशन है क्या, सबसे पहले तो अपन दिमाग में क्लियर तो करें कि जिस चीज़ से इतना डराया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए इतना पैसा मांगा जा रहा है, वो फाउंडेशन है क्या है। फाउंडेशन जो मटेरियल है एक तरह से, तो फाउंडेशन के लिए मैं आपको पर्सनली एक सलाह देता हूँ, आप 11th और 12th दोनों का NCERT सिलेबस देखें और आपके पास कोई फाउंडेशन की बुक हो तो उसको देखें। आप ये देखोगे कि 11th-12th का जो सिलेबस है वही फाउंडेशन में मिलेगा आपको, है ना। फाउंडेशन कोई अलग से स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, ना स्पेशल उसमें सिलेबस है। सिलेबस वही है जो अपन 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, वही सिलेबस फाउंडेशन में मिलता है। तो एसआर में मैंने फाउंडेशन की क्लास भी ली है, फाउंडेशन पढ़ाया भी है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप फाउंडेशन से बिल्कुल नहीं डरें। फाउंडेशन के नाम पे बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सब्जेक्ट की, बायोलॉजी की, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ फाउंडेशन की, आप भले ही कोई सी भी बुक फाउंडेशन की परचेज़ करके लाओगे, उसको मैं आपको कराऊँगा, ठीक है। ये तो हो गई अपनी नॉर्मल बातें। इसके बाद में अब अपन यहाँ, आप जैसे क्लास 11th और सब्जेक्ट बायोलॉजी में आते हैं, तो बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान यही कहते हैं ना, हिंदी शब्द है ये। इसमें से
विज्ञान जो शब्द है उसकी परिभाषा आपने कौन सी क्लास में पढ़ी हुई है? 10th क्लास में। 10th क्लास में विज्ञान की परिभाषा, सरल सी परिभाषा पढ़ते हैं अपन कि प्रकृति का क्रमबद्ध या चरणबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अब अपन को क्या करना है? विज्ञान के साथ में एक शब्द जुड़ गया अलग से, जीव। विज्ञान के साथ में जीव जुड़ रहा है तो परिभाषा में भी क्या जोड़ दो? जीव को जोड़ दो, है ना। तो वही जीव विज्ञान की परिभाषा हो जाएगी। कैसे? प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों का चरणबद्ध या क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जीव विज्ञान का आरंभ होता है कहाँ से? कोशिका से। किससे होता है? कोशिका से। क्योंकि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसलिए जो बायोलॉजी है अपनी या जीव विज्ञान है उसको कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं अपन? कोशिका से। लेकिन पहली क्लास में, आज आपका लेक्चर फर्स्ट है, तो यहाँ हम कोशिका को नहीं पढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि आपके 11th के सिलेबस में एक पूरी यूनिट कोशिका की दे रखी है, तो हम यहाँ अब पढ़ें कोशिका को, वही चीज़ें हमें आगे सिलेबस में पढ़नी है, तो क्या होगा? दो बार पढ़ रहे हैं हम, क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। तो इसलिए अपन शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करते हैं? जो अपना पहला चैप्टर है वहीं से शुरू करते हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट, पहला चैप्टर, नाम क्या है इसका? बहुत सरल नाम है, जीव जगत। ये आपका पहला चैप्टर है। क्या है? जीव जगत। जीव जगत जो पहला चैप्टर है इसमें सीधी सी बात है, क्या पढ़ना है? जीवों को पढ़ना है। जीव, सजीव, यानी हम पहले तो ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जीव क्या होते हैं या सजीव क्या होते हैं। ठीक है। तो जीव या सजीव जो होंगे उनको अपन क्या करते हैं? जीव के लिए यहाँ ये लिखते हैं अपन, जीव या सजीव क्या होते हैं ये, है ना। तो इनमें सीधी ये इसकी सबसे पहले तो परिभाषा किसी भी जीव की या सजीव की जो परिभाषा होती है, इनमें क्या होगा कि ये जो जीव होते हैं इनमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं या ऐसी कुछ प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिससे इनको हम सजीव या जीव कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम इनके मुख्य लक्षणों को पढ़ते हैं। सजीवों के क्या हो गए? मुख्य लक्षण, जिनके आधार पर हम किसी को भी जीव या सजीव कह सकते हैं, और यदि ये लक्षण नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। इनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे एक पहला लक्षण है वृद्धि। पहला लक्षण क्या है? वृद्धि। यानी जो सजीव होते हैं या जीव होते हैं उनमें, उनके शरीर में क्या होती है? एक क्रमागत वृद्धि होती है, एक निरंतर वृद्धि पाई जाती है। ये वृद्धि उन सजीवों की लंबाई में, मोटाई में और भार में, तीनों तरह से चलती है ना। तो सजीव का मुख्य लक्षण पहला क्या हुआ? वृद्धि हो गया। इसके बाद में दूसरा एक और लक्षण ले लें। क्या लेंगे? एक लक्षण ले लिए जैसे प्रजनन। प्रजनन क्या है? जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। ठीक है। तो यदि ये क्षमता किसी में है तो वो किस में आ जाएगा? जीव में या सजीव में आ जाता है। तीसरा
तीसरा लेते हैं हम, एक और शब्द आता है उपापचय। उपापचय का अर्थ होता है हमारे शरीर के अंदर या जीवों के शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको कहा जाता है उपापचय। अब उपापचय को भी आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अपचय और एक होता है उपचय। अंग्रेजी में अपचय को कहते हैं कैटाबॉलिक और उपचय को कहते हैं एनाबॉलिक। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में? अपचय के अंतर्गत कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? शरीर की अपघटनकारी क्रियाएं। कौन सी आती है? अपघटनकारी। अपघटनकारी का अर्थ क्या हो गया? ऐसी जैविक क्रिया जिसमें क्या हो? विखंडन हो, है ना? क्या हो? विखंडन हो या अपघटन की क्रिया हो, तो वो क्या कहलाती हैं? अपचय कहलाती हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, किसका? श्वसन। श्वसन की क्रिया में क्या होता है? श्वसन में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से उन भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में तो परिवर्तित किया जाता है, यानी वो भोज्य पदार्थ के जो जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं, अपघटित होते हैं, और उस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो श्वसन है वो कौन सी क्रिया है? अपचयी क्रिया है, अपघटनकारी क्रिया है। अब आते हैं अपन उपचय पे। उपचय में कौन सी क्रियाएं आती हैं? संश्लेषणात्मक क्रियाएं आती हैं। कौन सी क्रियाएं आती हैं? संश्लेषणात्मक क्रियाएं आती हैं। संश्लेषण जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण। इसका अर्थ हो गया कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत क्या होगा? सरल अणु मिलकर के किसी जटिल अणु का निर्माण कर रहे हैं, है ना? यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। एक नाम आपने खूब अच्छी तरह पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण, है ना? सबसे पहली बात तो इसके नाम में ही संश्लेषण आ रहा है और हम संश्लेषणात्मक क्रिया पढ़ रहे हैं, तो इससे भी पता लग रहा है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? CO2 प्लस H2O, है ना? ये दोनों सूर्य के प्रकाश में किसका निर्माण करते हैं? C6H12O6 का निर्माण करते हैं। ये क्या है? ग्लूकोज। किसका निर्माण कर रहे हैं ये? ग्लूकोज का। तो कार्बन डाइऑक्साइड सरल अणु, जल सरल अणु, दोनों मिलकर के किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश। और हरी पत्तियों में क्रिया हो रही है इसलिए हरित लवक हो गया। हरित लवक के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज क्या हो गया? इनके मिलने से जटिल अणु बना, यानी एक नए अणु का निर्माण हुआ दो छोटे अणुओं के मिलने से। तो निर्माण या संश्लेषणात्मक क्रिया अपचय और अपघटनकारी क्रिया जिसमें अणु टूटते हैं या विखंडित होते हैं वो उपचय कहलाती है। और इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहते हैं उपापचय। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने कितने पढ़े हैं? 3 लक्षण है ये अभी। ठीक है, इसके अलावा ये रहे। ठीक है, 3 लक्षण हो गए। अब ये जो क्रियाएं हैं इनके अलावा और भी लक्षण आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो बेटा आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक हम आपको केवल 3 आपको सजीवों के मुख्य लक्षण पढ़ा रहे हैं। इससे आगे जब अगला वीडियो शुरू करेंगे तो यहीं से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, आप अभी 10th के बाद अब 11th में आए हो
तो आपको थोड़ा थोड़ा करके अपन को बायोलॉजी को एक तरह से समझना है कि बायोलॉजी क्या है। धीरे धीरे जब अपन इस तरीके से छोटे छोटे खंडों में इन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो हमारी समझ में बहुत अच्छा आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आपके फाउंडेशन वगैरह कोई सी प्रॉब्लम हो, बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।